हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स विद शिवम में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं गणित कक्षा 9 प्रश्नावली 1.2। देखिए पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें पूछा गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। ठीक है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला जो कथन है वो है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखिए जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है, वास्तविक संख्या वो दो होती हैं, मतलब दो प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय। तो जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्या होती है वो दो होती हैं, अपरिमेय और परिमेय। ठीक है, तो उसने पूछा प्रत्येक अपरिमेय संख्या की वास्तविक संख्या होगी। तो ठीक है, चाहे वो अपरिमेय हो चाहे परिमेय हो, वो सारी कैसी होती है, वास्तविक संख्या होती है। तो हमारा पहला कथन सत्य होता है। जो हमारा पहला कथन है वो कैसा है, सत्य। और उसका कारण क्या है कि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकती है। तो परिमेय हो संख्या तो भी वास्तविक संख्या होगी, अपरिमेय हो तो भी संख्या वास्तविक होगी। तो पहला जो कथन है वो सत्य है। ठीक है, अब दूसरा कथन देखते हैं। कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, मान लीजिए कि संख्या रेखा है। ठीक है, ये एक संख्या रेखा दी हुई है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2। ठीक है, ये ऋण 1 है और ये ऋण 2। अब देखिए जैसे ये 1 लिखा है तो 1 को हम रूट m के रूप में, यानी कि रूट 1 को लिखेंगे तो रूट 1 का मान कितना आएगा, 1। यानी कि 1 को हम रूट 1 को 1 लिख सकते हैं। लेकिन अगर बात करें रूट 2 को, तो रूट 2 को रूट 2 ही लिखा जाएगा। ठीक है, लेकिन चूंकि क्या कहा है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है, तो अगर m एक प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख्या को रूट के रूप में नहीं लिखा जा सकता। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1 2 3 4 5, ना कि रूट में। ठीक है, तो रूट में प्राकृतिक संख्या नहीं होती, प्राकृतिक संख्या जो होती है वो रूट में नहीं होती। इसलिए ये कथन कैसा होता है, ये कथन आपका असत्य होता है। और उसका कारण क्या है, क्योंकि प्रत्येक संख्या को या प्रत्येक बिंदु को हम रूट m के रूप में नहीं लिख सकते, जहाँ रूट m एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो ये कैसा हुआ, ये असत्य हुआ। ठीक है, अगला कथन दिया हुआ प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। जैसे अभी बताया कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्या वो होती है परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, दो प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय। तो अगर परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या। लेकिन इसने पूछा प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती, नहीं होती। प्रत्येक वास्तविक संख्या हो सकता है अपरिमेय, हो सकता है परिमेय। तो ये कैसा कथन, असत्य है। उसका कारण क्या है कि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकती है। ठीक है, तो ये वाक्य, ये कथन असत्य है। ठीक है, ये कथन असत्य है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गई हो सारी बात। जो भी ना समझ में आया आप दोबारा बताइएगा, दोबारा बताएंगे। ठीक है, कमेंट करिएगा कि ये टॉपिक या ये बात या ये कथन समझ में नहीं आया है तो दोबारा बताएंगे। ठीक है, देखिए दूसरा सवाल है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। ठीक है, तो देखिए एक संख्या लेते, देखिए उसने पहले बोला धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक ऋणात्मक धनात्मक दोनों होते हैं, लेकिन उसने बोला धनात्मक पूर्णांक। तो एक उदाहरण के लिए लेते हैं संख्या, उदाहरण के लिए एक संख्या लेंगे 4। ठीक है, फिर उसने बोला कि जो एक परिमेय संख्या हो, क्या हो, परिमेय संख्या हो। तो 4 को हम लिख सकते हैं 4/1। ठीक है, अब कह रहा है एक ऐसी संख्या का यदि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका आंसर लिखेंगे कि नहीं। नहीं क्यों, अब उसका कारण बताएंगे। नहीं क्या है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं होते हैं। ठीक है, क्यों, इसका कारण बताते हैं। क्योंकि जैसे हमने संख्या के लिए 4, तो हम 4 को 4/1 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसने बोला है कि जो कि परिमेय संख्या हो। ठीक है, क्या हो, परिमेय संख्या हो। तो परिमेय संख्या किस रूप में लिखते हैं हम, P/Q के रूप में। किसमें, P/Q के रूप में। ठीक है, तो हमने 4/1 लिख लिया। अब 4/1 का हम जब वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है, 4/1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2/1 आएगा। ठीक है, जिसे हम 2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, चूंकि सवाल में बोला गया है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि हमने 4 का वर्गमूल निकाला तो वर्गमूल आया 2, जबकि आना क्या चाहिए, √4। ठीक है, यानी कि अपरिमेय संख्या। यदि नहीं तो एक उदाहरण, एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। तो हमने एक संख्या ले ली 4, जिसे हमने परिमेय संख्या बना दी 4/1। अब 4/1 का वर्गमूल जब निकाला तो 2/1 आया, यानी कि 2। ठीक है, तो जो एक परिमेय संख्या हो, तो ये आपका एक उदाहरण हो गया। ठीक है, और
आपका कारण, ये मतलब आंसर हो गया नहीं, और कारण ये आपके सामने प्रस्तुत है। ठीक है, तो ये आपका हल हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, तो संख्या रेखा बनाएंगे। सबसे पहले मान लीजिए कि ये संख्या रेखा है, ठीक है, जिसपे हम लिखेंगे 0 1 2 3 ऋण 1 ऋण 2। ठीक है, अब देखिए हमें लिखना है रूट 5। ठीक है, तो रूट 5 कैसे आएगा, रूट 5 कैसे निकालेंगे, जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो अगर हम इसमें रूट लगा दें और इधर भी लगा दें, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, और 1 का स्क्वायर 1 बराबर रूट 5। ठीक, दोनों को जोड़ देंगे तो रूट 5 आ जाएगा। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय से आया। ठीक है, आप लोगों को पढ़ाया जाएगा पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, त्रिकोणमिति में ये पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाया जाता है। ठीक है, यानी कि हमें ऐसी दो संख्या के रूप में इसको बांटना है जिनका वर्ग करने पर रूट 5 आ जाए। तो हमने एक संख्या 2 ली, एक संख्या 1 ली। ठीक है, अब मान लीजिए हम 2 कदम इधर चले। ठीक है, ये 2। ठीक है, और इसके बाद इधर मान लीजिए हमने एक रेखा ली और उसको 90 अंश के कोण पर खींच दिया, और जो ये दूरी है, ठीक है, जितनी ये दूरी है उतनी दूरी ये लेंगे, यानी कि 0 से जो दूरी 1 तक की है, 0 से 1 के बीच की जो दूरी है वही दूरी हम 2 से ऊर्ध्वाधर दूरी लेंगे। ठीक है, और इस बिंदु को एक नाम देंगे, मान लीजिए O, और इसे नाम देंगे A। ठीक है, अब इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक, यानी कर्ण बना देंगे। ठीक है, तो ये जो आया, ठीक है, ये 1 इकाई है और ये 2 इकाई है, यानी ये दूरी कितनी है 2 इकाई है, और ये दूरी है 1 इकाई। ठीक है, और जो ये मान आया, ये जो रेखा है इस पे मान होगा रूट 5। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ से, और मान लीजिए ये O है, ये A, इसको बिंदु, इस बिंदु को नाम देंगे B। ठीक है, मान लीजिए इस बिंदु का नाम दिया हमने B। ठीक है, तो B जो बिंदु है, तो हम B से यानी BO, ठीक है, BO इस दूरी को क्या मानेंगे त्रिज्या। ठीक है, इस दूरी को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचेंगे। ठीक है, जो ऐसा जाएगा। ठीक है, जो ये बिंदु आएगा, मान लीजिए ये C है। ठीक है, ये बिंदु क्या है C, जो C बिंदु है ये क्या होगा, ये रूट 5 को निर्धारित करेगा। रूट 5 को निर्धारित करने का बिंदु क्या है C। ठीक है, यहाँ पर होगा आपका बिंदु जो C है, वहां पर क्या आएगा रूट 5, यानी कि कह रहा संख्या की दिखाएगा कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो इस प्रकार संख्या रेखा पर रूट 5 को निरूपित किया जा सकता है। देखिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है, सवाल बहुत बड़ा है लेकिन ये पढ़ के आपको बताते हैं। ठीक है, दिया हुआ कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना। कागज की एक बड़ी सीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु O लीजिए, ये बिंदु O है। ठीक है, और एकक लंबाई का रेखाखंड OP खींचिए। एक एकक लंबाई का यानी कि एक समान लंबाई का एक जो रेखाखंड है वो OP खींचा। ठीक है, इसके बाद एकक लंबाई वाले OP1 पर लंब रेखाखंड P1 P2 खींचे, यानी कि हमें इस पर लंब बनाना है P1 P2 P3। ठीक है, इस तरीके से हमें लंब बनाने हैं। ठीक है, इसके बाद कह रहा अब OP2 पर लंब रेखाखंड P2 P3 खींचे, मतलब इसी प्रकार से हमें लंब खींचते हुए जाना है। इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए OPN-1 पर एक लंबाई वाला एक रेखाखंड खींचकर रेखाखंड PN-1 PN प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे मतलब आपको PN तक ज्ञात करना है। ठीक, इतना कह रहा है। ठीक है, तो इतना दिया हुआ है। ठीक, आप एक लंब खींचेंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, जैसे ही आप इस बिंदु को उस बिंदु से मिलाएंगे यानी अंतिम बिंदु से। ठीक है, तो ये क्या ज्ञात हो जाएगा आपको रूट 4। ठीक है, सॉरी रूट 4 नहीं होगा, रूट 3 का स्क्वायर और रूट 1 का स्क्वायर। ठीक है, 4 3 और 1 4। ठीक, 4 ही आएगा। ठीक है, फिर इसी प्रकार से ये मान लीजिए क्या है, ये P3 है, ये क्या होगा P4। फिर इस पर एक लंब खींचेंगे। ठीक है, मान लीजिए ऐसे खींचा। ठीक है, और इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक, इस बिंदु से, और ये कितना हो जाएगा, ये 90 अंश हो जाएगा, ये 90 अंश। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा रूट 5। ठीक है, इस तरीके से फिर इस पर एक लंब खींचेंगे। ठीक है, इस पर एक लंब खींचेंगे, फिर इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, और यहाँ पर 90 अंश का कोण अंतरित होगा। ठीक है,
एक दूसरे लंब कोण 90 अंश का होता है, इसलिए हम लंब कोण बनाएंगे, ये √6 प्राप्त होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम बढ़ाते जाएंगे तो 6 √7 √8 √9 ऐसे प्राप्त होता रहेगा। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा आपको करना नहीं। ठीक है, बस आपको ये जो दूरी है, जैसे मान लीजिए ये P4 हुआ, ठीक है, ये P5 और ये P6, ये जो दूरी है ये जैसे P1 से P2, P2 से P3, P3 से P4, P4 से P5 और P5 से P6, ये दूरी मतलब ये जो माप है ये समान होनी चाहिए। यानी इन P1 और P2 के बीच की दूरी अगर मान लीजिए आपने 2 सेंटीमीटर ली है तो ये 2 सेंटीमीटर ही आप पढ़ाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो नहीं समझ में आता है आप कमेंट करिए, आपको और अच्छे तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम प्रश्नावली 1.3 को बहुत ही अच्छे तरीके से और सरल तरीके से हल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें अपने क्लास के फ्रेंड्स को, या जो भी कक्षा 9 में गणित की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये वीडियो शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।